सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की नेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट, जिसके अंदर असल खबर दिखाई जाती है आपको। क्योंकि गोदी मीडिया सिर्फ अपने बाप की तारीफ में घंटा बजाता है, टुनटुना हिलाता रहता है। इसलिए हमारी ये कोशिश होती है कि आपको असल खबर बताएं जो असली में आपके लिए ज़रूरी है। दोस्तों, ये बात साफ जाहिर है, सारी दुनिया देख रही है कि भारत में भारतीय जनता पार्टी और हिंदू संगठनों के द्वारा लगातार मुसलमान, ईसाई और दलित समाज का कत्लेआम किया जा रहा है। सरकारी तरह से नफरत फैलाई जा रही है और मोदी और भारत के गृह मंत्री खुद इस नफरत को बढ़ावा दे रहे हैं। अभी कर्नाटक में औंधे मुंह गिरने के बावजूद होश उनको नहीं आ रहा है। दोस्तों, इसी बीच में G20 की मीटिंग इसी महीने कश्मीर में होनी है। G20 के देशों में लगभग 20 से 22 देश शामिल हैं जो कि भारत में आएंगे और भारत इसको होस्ट कर रहा है। UN के एक बड़े अधिकारी ने, बल्कि 2 से 3 अधिकारी ने इस मीटिंग से पहले ही भारत पर हमला बोल दिया। मोदी सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि वहाँ माइनॉरिटीज़ को ज़्यादा प्रॉब्लम है। कश्मीर में भारतीय मुसलमानों को, कश्मीरी मुसलमानों को काफ़ी ज़्यादा परेशान किया जाता है, माइनॉरिटीज़ को और दबाया जाता है, मारा जाता है। वहाँ के हालात बहुत तनावपूर्ण हैं। वहाँ पर ये प्रोग्राम, ये G20 की मीटिंग नहीं करनी चाहिए। और कई सारे अहम मुद्दों पर जो भारत में हालात बने हुए हैं, जो कश्मीर में मुसलमानों के हालात हैं और जो तनाव बना हुआ है, उस पर UN के अधिकारी ने आपत्ति जताई और नाराज़गी जताई कि इसको भारत पहले ठीक करे, मोदी सरकार ठीक करे। इस पर मोदी सरकार ने कड़ा रुख अपनाते हुए सीधा वही जवाब दिया जो हमेशा आलोचना करने के बाद रटा रटाया जवाब होता है। भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि भारत को बदनाम करने की ये साजिश है। अल्पसंख्यक कश्मीर में कोई भी परेशान नहीं है। भारत कश्मीर या किसी भी अलग हिस्से में, क्योंकि मेज़बान है तो कहीं भी मेज़बानी कर सकता है। अगर हम होस्ट कर रहे हैं तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी हम कहीं भी ये मीटिंग रख सकते हैं। ये विरोधियों के द्वारा UN के अधिकारी ने बोला है। जैसा उन्होंने कहा वैसा नहीं है। ये भारत को बदनाम करने की साजिश है और भारत विरोधी एक धारणा है जिसको हम सिरे से खारिज करते हैं। ये कहते हुए IMF ने इसको खारिज कर दिया, लेकिन खारिज करने से कुछ नहीं होता, सच्चाई दुनिया के सामने आ ही जाती है। मेरे दोस्तों, आपको बता दूं, अभी 2 दिन पहले ही अमेरिका की इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम 2022 का रिपोर्ट कार्ड आ गया है। ये उसकी आधिकारिक वेबसाइट है दोस्तों, आप खुद भी देख सकते हैं। अमेरिका की ये वेबसाइट है, US डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की ये वेबसाइट है। IRF की रिपोर्ट अगर आप देखेंगे, जिसका शॉर्ट फॉर्म IRF बता रहा हूं, फुल फॉर्म है इसका इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट्स। इसके अंदर जो भारत के बारे में बातें बताई गई हैं वो आप समझ सकते हैं कि मोदी सरकार के मुंह पर कितना बड़ा तमाचा है। यानी जिस अमेरिका के ज़रा सी तारीफ करने पर, जी हाँ, ये अपना पिछवाड़ा फुला लेते हैं कि अरे हमारे वाले तो बहुत अच्छे, हमने तो शेर पाला है। आप यहाँ पर ये देखेंगे कि किस प्रकार से अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट, अमेरिकी गवर्नमेंट ने साफ कह दिया है कि भारत में माइनॉरिटीज़ को, खासकर मुस्लिम समाज को परेशान किया जा रहा है और ईसाइयों को भी परेशान किया जा रहा है। दोस्तों, बता दूं आपको कि अमेरिका के विदेश मंत्री ने भी भारत के ऊपर इस मुद्दे पर बयान दिया। साथ में अमेरिका के एम्बेसडर राशिद हुसैन ने आकर बयान दिया, जो US डिपार्टमेंट के इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम के एम्बेसडर हैं उस डिपार्टमेंट के। उन्होंने कहा कि भारत में किस तरह से माइनॉरिटीज़ को, खासकर मुस्लिम समाज को परेशान किया जा रहा है। सुनिए आप भी। In India, legal advocates and faith leaders from across the country's diverse religious communities condemned a case of extreme hate speech against Muslims in the city of Haridwar, calling for the country to uphold its historical traditions of pluralism and tolerance. And the Burma military regime continues to repress the Rohingya population, causing many to flee their homes. अब आप सोचिए, इतना बड़ा तमाचा अमेरिका से खाया है मोदी सरकार ने, लेकिन मानेगी तो है नहीं। अब वही हमेशा जो इनका है तरीका, ये देखिए, भारत की विदेश मंत्रालय के द्वारा इसको ठुकरा दिया गया है और कहा है कि मोटिवेटेड बायस्ड
कमेंट्री है। ये यानी पाकिस्तान से जोड़ दिया है कि पाकिस्तान का इसमें हाथ है और पाकिस्तान के कहने की वजह से भारत को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। जो भारत में बताया गया, दिखाया गया है कि भारत में मुसलमानों और दलितों को परेशान किया जा रहा है। मोदी सरकार ने हमेशा जो रटा रहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये भारत को बदनाम करने की अंतर्राष्ट्रीय साजिश है, ये भारत के दुश्मन भारत की तरक्की से विकास से डर रहे हैं, जिसकी वजह से भारत की ज़बरदस्ती आलोचना करते हैं और पाकिस्तान और दूसरे भारत विरोधी देशों का ऐसे बयान में बड़ा रोल रहता है। वैसे तो पाकिस्तान की इनकी नज़र में औकात नहीं है, पाकिस्तान का ये पाप भी न मानते हैं। ये कहते हैं तो हम तो कुछ नहीं मानते पाकिस्तान को, लेकिन यहाँ पर जहाँ इनकी पूंछ पर पैर रख दिया जाता है तो तुरंत बिलबिलाने लगते हैं कि पाकिस्तान, इनमें पाकिस्तान का हाथ है, अरे भैया, और हमारा दोस्त है वैसे बोलता है, तो वही याद आ गया मुझे, जैसे ये फड़फड़ाते हैं वो भी ऐसे फड़फड़ाता है, नारा भैया ये क्या कह दिया तुमने। तो ऐसे जो है मोदी सरकार फड़फड़ाने लगती है तुरंत, अरे भाई ये क्या यार हमारे खिलाफ बयान दे रहे, ये बड़े कमीने यार, ये भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे भाई। जब यही देश मोदी जी की तारीफ करे तो ये गिद्दा करते हैं, आए हमारा मोदी, आए हमारा मोदी, और यहाँ फौरन जो आग लग जाती है इनके। गजब टूबीबाज आदमी। मोदी सरकार हमेशा से खुद भी झूठ बोलती है और दूसरों से भी झूठ बोल रही है कि नहीं हमारे यहाँ कोई भी आई, हमारे यहाँ कोई हिंदू मुसलमानों पे है ही नहीं कुछ ऐसा, हम परेशानी नहीं कर रहे मुसलमानों को, जबकि लाइव नज़र आ रहा है, सोशल मीडिया पर ये देखा जा रहा है, हर जगह ये खबर चल रही है। मोदी जी हो या गृह मंत्री हो या मोदी जी के नेतागण हो, मुसलमानों के खिलाफ खुलकर हिंसक बातें कर रहे हैं और उधर कह रहे हैं नहीं यहाँ हमारे हमें बदनाम करने की साजिश की जा रही है, भाई बहनो हमें हमारे देश को बदनाम किया है। भैया नजफगढ़ का एक वीडियो सामने आया है जिसमें दुकान का मालिक हिंदू है और उसकी दुकान चलाने वाला एक मुसलमान है जो उस दुकान को किराए पे लेकर जूस की दुकान चला रहा है नजफगढ़ में, समझ रहे हैं। तो वहाँ के जो कट्टर और वो जो आड़े उड़े बोलने वाले जाट होते हैं, वो जिनके ज़्यादा अंदर गर्म रहता है खून, ज़िंदगी में चाहे कुछ करें ना करें, ज़बान हमेशा टेढ़ी चलती है जिनकी, प्यार से बात कर ही नहीं सकते और नफ़रत ज़्यादा इनके यहाँ भरी होती है और हमेशा दिमाग गर्म रहता है, फालतू बोलते हैं, गाली गलौज बिल्कुल इनकी आम बात होती है। वो गुट, हिंदुओं का गुट नजफगढ़ के उस दुकान मालिक के पास जाते हैं और कहते हैं कि ये जो है दुकान तुम्हारी है और वो चला कोई और रहा है और दुकान का नाम जो है तुम्हारे नाम से, हिंदू नाम से, और दुकान जो चला रहा है वो मुसलमान है, ये थूक कर देते हैं, ये मूत कर देते हैं, ये ऐसा वैसा इसको। और वो दुकान का मालिक भी डर गया, उसने फ्लो बोल दिया, अरे भाई साहब खाली करवा दूंगा मैं। उसकी घबराहट देखिए, बौखलाहट देखिए, और ये नल्ले जिनके पास कोई काम धंधा नहीं है उनका भी काम देखिए। मालिक हो गए आप, दुकान के किराए पे दे रखी होगी, तो फिर आप अपने नाम से क्यों नहीं कर, वो इसका जो दुकान खोल रहा है मोहम्मद जैद, उसके नाम से क्यों नहीं कर रखी है, दो नाम से क्यों दे रखी है? नहीं दुकान मेरे नाम क्या नाम है, काउंटर वाला दुकान राजू का लिखा हुआ, तो बार कोड पे तो उसका पेमेंट कर रहा है ना, पेमेंट तो देखो आप कुछ भी रख सकते हो नाम उसमें क्या है। सुनो एक मिनट भाई, देखो चेंज करा दें, जो उसका नाम है ना दुकान जिसको किराए पे दे रखी है उसका नाम लिखवाओ, हिंदू नाम मत दो, कंफ्यूजन मत करो। ये थूक जिहाद और तरह तरह के ये ड्रामे करते हैं, गया मुतायब पे आते हैं, पीछे तन्नू के नाम से थी खाने के सामने, वो भी उसका भी चेंज करा दिया हमने। ये जो नाम है ना, जूस पिला रहा है तो मुसलमान का नाम लिखो ना उसमें, जिसकी दुकान पेमेंट वो ले रहा है, जैद पिला है, जैद का नाम लिखो, जैद जूस एंड शेक, ठीक है, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उस नाम से करो, ठीक है भाई साहब अगली बार इसको चेंज करा लेना, ठीक है, खाली करा दूंगा, चेंज कराऊंगा। हाँ खाली कराओ, चेंज कराओ अपने सब, लेकिन जिस नाम मेरी बात सुनो, देखो खाली कराने में दूसरे एक आदमी पेट लात मारने वाली बात हो जाएगी ना, पेट पे लात, देखो अपने हिंदू को बैठाओ, नुकसान होगा ना तो हिंदू को बिठा दो ना भाई, कोई बैठने के हिंदू नहीं है जूस बनाने वाला, उसको बिठा दो,
जगह जगह वीडियो आ रही है, थूक के खिला रहे हैं, मुझ के खिला रहे हैं, हिंदू खुशी होकर पी रहा है। जिसके नाम अब पता नहीं क्या नाम मर्द की दवाई मिला रहा हो, क्या मिला रहा हो, क्या नहीं मिला रहा, किसको क्या पता। अपने नाम से रखो दुकान। मुसलमान होगा वो पी लेगा। हजारों दुकानें हैं, किसी का दुकान का नाम पूछा उसने लिखा वो करवा रहे वही करवा रहे हैं। मेरे दोस्तों, देख लिया आपने। अब यही सब देखने के बाद अमेरिका पूरे साल भर की रिपोर्ट बनाता है तो इनके पिछवाड़े में ततैये लग जाते हैं। ऐसा नहीं है, ये भारत का बदनाम करने की चाहे। अपने अपने बच्चों पर काबू रखो, इन नफरतिया सुअरों को अपने घर में बिठाओ, इनको रोजगार दो। खुद तो कुछ कर नहीं पा रहे, दूसरे की दुकान तक नहीं चलने दे रहे। क्यों? क्योंकि वो हिंदू नाम से चला रहे हैं। अबे भाई, हिंदू नाम हो, मुसलमान दुकान का नाम हो, कोई भी हो, है तो हमारे भारत का। चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू है तो भारत का। तुम्हारे अंडों में क्या तकलीफ है, हैं? खैर मेरे दोस्तों, इतना ही नहीं, अब आप संजय रावत का बयान देखिए। संजय रावत ने वो बात याद दिलाई है जो मुझे भी याद है और आपको भी याद होगी, जिसमें अमित शाह ने कहा था कि अगर कांग्रेस जीत गई तो दंगे होंगे। आज कर्नाटक तो बहुत खुश है, कहां हैं दंगे? संजय रावत ने सवाल किया है। बात तो सही है, लेकिन मेरे सीने में एक डर है, खौफ है कि अभी तो कांग्रेस की सरकार बनी है रावत साहब, अब तो बड़ा खेल हो सकता है। अब अमित शाह जी ने बड़ी बात कही थी और उस हमारे देश के गृह मंत्री की बात गलत साबित न हो, इसके लिए उनके चाहने वाले या वो खुद कुछ बड़ा कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं गुजारिश करूंगा कि आप हमारे गृह मंत्री, हमारे प्रधानमंत्री मोदी, जिनके पास गुजरात का एक तगड़ा एक्सपीरियंस है, 2002 का बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, ऐसा कोई चैलेंज मत देने। उधर दिल्ली के जंतर मंतर पर अभी भी महिला खिलाड़ी बैठी हुई हैं और किसान नेता उनके मदद के लिए वहां मौजूद हैं। किसान नेता सुरेश कोत ने तो खुली धमकी दे दी है कि अगर 21 तारीख को निर्णय नहीं लिया तो दिल्ली पर चढ़ाई कर देंगे, दिल्ली को उसकी औकात याद दिला देंगे, नाक कान बंद कर देंगे। जो भी है सुनिए। 21 तारीख को निर्णय आना चाहिए, निर्णय, वरना हम निर्णय में सक्षम है, फिर हमें निर्णय लेंगे, बीच में ना बोलियो। हम निर्णय लेने में सक्षम है और इस दिल्ली की नाक और कान बंद करने में भी सक्षम है। हम इस दिल्ली को इसकी औकात दिखाने में सक्षम है, बीच में नहीं आना। फिर या तो आप निर्णय लो, हम आपका साथ देंगे, वरना हम निर्णय लेंगे, आप हमारा साथ देंगे। इसके अलावा ये जो खिलाड़ी बैठे हैं, ये देखिए, इन्होंने बयान दिया है कि अपने आंदोलन को अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक लेके जाएंगे, बाहर तक लेके जाएंगे। ये वो महिला खिलाड़ी और वो तमाम खिलाड़ी हैं जब शाहीन बाग की बूढ़ी औरतें सड़कों पर बैठी थीं तो ये कहते थे कि ये 500-500 रुपये के लिए वहाँ बैठती हैं। शाहीन बाग में बिरयानी के लिए औरतें जाती हैं, शाहीन बाग में मुसलमान औरतें गलत काम के लिए जाती हैं, प्रेग्नेंट हो जाती हैं। दोस्तों, तमाम बातें कही थी। ईश्वर की लाठी में, अल्लाह की लाठी में आवाज़ नहीं होती, लेकिन दर्द ऐसा होता है कि देखो, हाथ लगा कर बैठे हैं अब सड़क पर, दिन रात बैठे हैं। मैं देश की बेटियों का समर्थन करता हूं, लेकिन ये खुद दोगले लगते हैं मुझे। ये मेरी पर्सनल राय है, पर्सनल, एज अ जर्नलिस्ट नहीं बोल रहा हूं, मैं एज अ व्यूअर, एज अ इनका फॉलोअर इनको बता रहा हूं कि मुझे आप लोग दोगले लगते हैं। ऐसे खतरनाक मुकाम पर भी, चिलचिलाती धूप में भी बैठे हैं, लेकिन इनके में इतनी दम नहीं है, इनकी इतनी औकात नहीं है जो सच बोल सकें। अभी भी ये दोगली चाल चल रहे हैं और ये कब पलट जाएं, इन पर भरोसा नहीं करिएगा, बिल्कुल भरोसा मत करिएगा। मैं बिल्कुल नहीं करता। आप ये देखिए, ये खुद कह रहे हैं कि हमारी मोदी सरकार से कोई नाराज़गी नहीं है, हमारी सरकार से लड़ाई नहीं है। कमाल ये है कि अबे सरकार का ही तो वो आदमी है। कमाल ये है, मोदी से तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मोदी का वो आदमी है। भाजपा से तुम्हें दिक्कत नहीं है, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी का नेता है। तो या तो साफ साफ बोलो कि हमारी औकात नहीं है, क्योंकि हम ही मोदी जी को बनाए हैं, मोदी जी के लिए प्रचार किया है। और आज जो है मोदी जी जो खुद डायलॉग देते थे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब वही डायलॉग अपनी बेटियों पर वो साबित नहीं कर पा रहे हैं। तो देश की बेटियों की तो बहुत दूर की बात है।
पहलवान बेटियां सड़कों पर बैठी हैं, इंसाफ नहीं मिल रहा और उम्मीद भी नहीं है। खैर, आपने ये भी देख लिया कि जो इन्होंने दूसरे मुसलमान समुदाय की लड़कियों को कहा था, आज इनके बारे में ही संघी समाज के लोग और भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग, अंधभक्त इनको सोशल मीडिया पर वही कह रहे हैं जो ये कल तक अंधभक्तों के साथ मिलकर मुसलमान औरतों को CAA NRC में मौजूद लोगों और लड़कियों को बोला करते थे। वो सारे कमेंट अब इन पर ही आ रहे हैं। इसे कहते हैं कर्मा, एंड कर्मा इज अ बिच बेबी। अब वक्त है अंधभक्तों के बंद चीरने का। मेरे दोस्तों, ये कहते हैं 3 शादी नहीं करनी चाहिए, 3 शादी कर लेते हैं मुल्ले। अच्छा, अगर 3 शादी करने की औकात इनकी हो तो ये पता है क्या करेंगे? वारदात बताता हूं। अब इंदौर, जहां पर हिंदू मुसलमान इस वक्त काफी ज्यादा मोदी सरकार फैला रही है अपने मफाद के लिए, वहीं पर एक शशिकांत नाम का दरिंदा, इस शख्स को देखिए। अब इसकी वारदात बताता हूं। इसने 3 शादियां करी। हाँ, शशिकांत ने 3 शादियां करी। जब पहली शादी करी तो पहली शादी में जो उसका बच्चा पैदा हुआ तो डिलीवरी के टाइम बीवी की मौत हो गई। अब उसने उस बच्चे को पाला और दूसरी शादी कर ली। दूसरी शादी जिस लड़की से करी वो औरत इससे पीछे छोड़ा के भाग गई। फिर इसने तीसरी शादी करी। इन तमाम चीज होने में 7 साल लगभग लग गए। तो वो बच्चा जो पहली बीवी से था वो 7 साल का हो गया, लेकिन उसके रहते हुए तीसरी शादी करी थी इस शशिकांत ने। तीसरी बीवी आई, सब कुछ ठीक चल रहा था। वो प्रेग्नेंट हुई, मायके चली गई, वहाँ बच्चा पैदा हुआ उसको। तो 3-4 महीने से मायके में थी। उसने अपने पति से कहा, अपने ये जो पहली बीवी का बच्चा है, जो अब 7 साल का लड़का है प्रतीक, जब तक तुम इसे मार नहीं दोगे मैं नहीं आऊंगी। और तीसरी बीवी के प्यार में इतना पागल था पति कि शशिकांत उसको बेडरूम में ले गया, अपने बच्चे को गला घोट के कत्ल किया। प्रॉपर उसकी वीडियो बनाई और उसको व्हाट्सएप किया बीवी को कि मेरी जान अब आ जाओ, मैंने अपने बेटे का कत्ल कर दिया है। ये संघी हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन इन्हीं के सोशल मीडिया को आप चेक करेंगे तो ये स्पेशल रंग का, हाँ, दुपट्टा गले में पहन के खास नारा लगाते हुए नजर आएंगे। और हर दूसरी पोस्ट में ये अपने बाप, नफरत का सौदागर, वो जो है जो पूरे देश में नफरत फैलवा रहा है, हाँ, उसके ये फैन होंगे। तो अंधभक्तों की ये औकात। द केरला स्टोरी हिंदुस्तान में कई जगह बैन हुई। तमिलनाडु में भी इस फिल्म को रोक दिया गया। तो केस किया गया कोर्ट में कि भैया इन्होंने हमारी फिल्म नहीं चलने दी। इस पर और ज्यादा बेइज्जती नंगों की हो गई। ये देखिए, कोर्ट में बड़ी बात सामने आई। तो तमिलनाडु की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि हमने बैन नहीं लगाया, बल्कि जो थिएटर के मालिक हैं उन्होंने इतनी खराब एक्टिंग देखने के बाद खुद ही फिल्म को थिएटर से हटा दिया। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। मेरे दोस्तों, इस नेशनल प्राइम टाइम में आप क्या कहेंगे? नीचे कमेंट कीजिएगा। रिपोर्ट को शेयर करना मत भूलिएगा। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी। रजाग्राफी को सपोर्ट करने के लिए भाई ये रहा QR कोड। अक्सर लोग पूछते हैं, DM करते हैं इंस्टाग्राम पे, ट्वीट में पूछते हैं, भाई हर जगह मेल पे ही पूछते हैं। तो भाई रजाग्राफी की जो नेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट है ना, वो बहुत कम, आज आप देख रहे होंगे आजकल तमाम हमारी वीडियोस पर ऐड नहीं चल रहा है। ऐड चलता ही नहीं है क्योंकि भाई हम खुल के बोलते हैं और मोदी सरकार को खुला बोलने वाले पसंद नहीं हैं। तो जहाँ जहाँ तक नुकसान हमें पहुँचा सकते हैं वहाँ वहाँ हमें नुकसान पहुँचाया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि हम अपना चैनल बंद कर दें। इसलिए आपके सामने एक QR कोड है। अगर किसी मर्द मुजाहिद के दिल में है कि हाँ भाई हम रजाग्राफी की मदद करेंगे तो ये QR कोड आपके लिए है। रिपोर्ट को शेयर कीजिए। दुआओं में सबसे ज़्यादा, चाहे QR कोड आप इस्तेमाल करें ना करें, लेकिन दुआओं में मत भूलना। जय हिंद।